बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और सर्दी की शिद्दत से महफूज रहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, गर्म कपड़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए और इसके साथ साथ अपनी खुराक में भी गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करें ताकि सर्दी की शिद्दत से आप लोग महफूज रह सकें। हमने आज खबरें भी शामिल करनी है, आपकी बर्थडे भी ज़रूर विश करनी है। आगे चल के हमने प्रोग्राम में जी अपने मेहमानों से भी आपकी मुलाकात करानी है। पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे जो कि है एक दिन एक नेकी। आज का पैगाम आप तक पहुंचाएंगे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों और मेरी बहनों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के ज़माने में जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरादा फरमाया करते थे कि मैंने फ़लाँ शख्स को यमन का गवर्नर बनाना है या ओहदा देना है, और ये तय होता था कि सुबह फ़ैसला किया जाएगा, तो सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन रात को अल्लाह के हुज़ूर उठकर दुआ किया करते थे, ए अल्लाह, कहीं सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ओहदा ना दे दें, हम इसको कैसे बचा लाएंगे। ये फ़र्क है मेरे भाइयों, सहाबा की सोच में, हमारी सोच में। हम ओहदे की खातिर लोगों की इज़्ज़त को भी दाव में लगा देते हैं ताकि किसी तरह ओहदा मिल जाए, क्योंकि हमारे सामने दुनिया है और सहाबा के सामने आखिरत हुआ करती थी, इसलिए ओहदे से इज्तिनाब किया करते थे। अल्लाह हम सबको फ़िक्र आखिरत नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम आमीन। ये था जी आज का पैगाम। आज की खबरें क्या हैं? पहली खबर, पंजाब असम्बली के अंदर और बाहर हंगामा, परवेज़ इलाही इत्तेमाद का वोट लो, ऑपोजिशन। गुजरात चिल्ड्रन अस्पताल के लिए 15 अरब का PC-1 तैयार। गुजरात में 1 अरब रुपए के कैंसर ट्रीटमेंट मशीन भी लगाई जाएगी। LDA का लाहौर मास्टर प्लान 2050 हाईकोर्ट में चैलेंज। लाहौर हाईकोर्ट ने मास्टर प्लान पर अमल दरामद मुअत्तल कर दिया। और उडा मास्टर प्लान पर काम का सिलसिला जारी। तो खबरें आप जान चुके हैं, खबरों की डिटेल्स की तरफ चलेंगे। सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ हमारे मौजूद है। दुर्रे नायाब और अली रामी ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चल है? अच्छा जी, अब चलते हैं पहली खबर की तरफ। CM साहब तो हैं जी मैं ना मानूं, और अब मामला जोर पकड़ता चला जा रहा है। ऑपोजिशन का भी इस पर हंगामा है कि एतमाद का वोट लेना है। गवर्नर साहब ने भी वाज़ेह तौर पर कह दिया। कोई रास्ता रह गया? दुर्रे नायाब आपसे आगाज कर लेते हैं। मेरा ख्याल है हरधर्मी और ढीठपन के अलावा अब कोई रास्ता बचा नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं है, और उसके लिए कोई कानून भी लागू नहीं होता, कोई अदालत भी उस पर क्या केस सुनेगी। लेकिन आपने एक चीज़ नोट की है कि जब से परवेज़ इलाही साहब पहले स्पीकर रहे और उसके बाद वज़ीर आला बने, एक पंजाब असम्बली में हरधर्मी की सियासत आपने देखी होगी। बिल्कुल आपने कभी थक्कम पेल हो रही है, तो कभी अरकान असम्बली को अंदर नहीं आने दिया जा रहा, कभी उनकी गाड़ियाँ बाहर निकाल दी गई हैं। ग्रेड 1 to 4 के मुलाजमीन से अरकान असम्बली की तस्दील कराई जा रही है, और एक तरह से पार्टी बनाई जा रही है कि पंजाब असम्बली के मुलाजमीन जो है ना, वो किसी भी सियासी पार्टी के ज़ाती उस पर एजेंडे पे खड़े हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है तो आप एतमाद का वोट ले लें। अब तो PTI के अंदर से ये आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं और वाज़ेह तौर पे कहना शुरू हो गया कि वोट की ले लें अगर बहुत बड़ी बात है। और ये भी बातें उठना शुरू हो गई हैं कि PTI की बदनामी का सबब जो है वो चौधरी साहब की हुकूमत बननी है। ये भी बातें होना शुरू हो गई हैं। और इस मामले में काफ लीग वाले कहते हैं हमारा मुँह ना खुलवाएं। भाई अगर आपका मुंह खुलने को तैयार है तो खोल दें, निज़ाम तो निज़ाम की सियासत खत्म हो और आप इत्तेमाद का वोट लें और बात खत्म करें। अगर आप PTI से उनकी पंजाब हुकूमत जो बुज़दार साहब की थी उनसे बहुत अच्छे जा रहे हैं, तो आप इत्तेमाद का वोट लेके PTI वालों के मुंह बंद करें। असल में हकीकत उन्हें भी पता ना क्या होने वाला है उनके साथ। अली मुझे ये बताएं, इस हकीकत से कितनी देर तक जान छुड़ाई जा सकती है? आपको एक राइट ट्रैक तो पकड़ना ही पकड़ना, ये जिद अब मजीद नहीं चलने वाली।
समाअत के बाद मेरा नहीं ख्याल कि अब इनके पास कोई वक्त बचेगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब हेयरिंग हुई थी तो उस केस में बज़ाहिर लग रहा था कि एतमाद का वोट लेना ही पड़ेगा। उस वक़्त शायद इनको कोई प्रेशर नहीं था कि आप फौरी तौर पर जाके एतमाद का वोट लें। उस वक़्त सिर्फ फैसला ये दिया गया था कि हुकूमत को हम बहाल करते हैं तो आप असम्बली को तहरीर नहीं करेंगे, लेकिन बज़ाहिर लग रहा था कि आइंदा हेयरिंग में जो आज होनी है उसमें अदालत ये कह दे, जो शेख साहब है जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के, उनकी जो ज़ेर असर जो एक बेंच था, हो सकता है वो फ़ैसला दे दे कि आप जाके आज एतमाद का वोट लें, क्योंकि अब तो हुकूमत और अपोजिशन जिसमें PTI और नून लीग आप कह सकते हैं कि वो एक पेज पे हैं कि एतमाद का वोट लेना ही लेना है। अब परवेज़ लाई साहब उनकी अपनी एक चुदराहट है कि वो नहीं लेना चाहते। वो कहते हैं कि अगर एतमाद का वोट ले लिया, हो सकता है कि PTI के अपने ही उनके लोग जो उनके इत्तेहादी हैं वो उनको वोट ना दें, एतमाद का वोट ना दें और उनकी हुकूमत जो है वो ख़त्म हो जाए। PTI ने तो वाज़ेह ऐलान किया कि एतमाद का वोट लेना ही लेना हो या ना हो, लेकिन वो उनके अरकान असम्बली रिज़ाइन दे के असम्बली को तहलील करवाना चाहते हैं। उनका मेन मुद्दा यही है। अब आगे जाके मुस्तकबिल में वो क्या असम्बली को तहलील करते हैं या नहीं करते, ये फैसला बाद में होगा। पहले तो परवेज़ लाई साहब ने असम्बली तहलील होने से बचा लिया, बिल्कुल, कि उनकी हुकूमत ना जाए। देखिए अब ये तो डिपेंड करता है कि अब आज का जो फैसला है वो क्या होता है। अगर उन्होंने कहा है कि एतमाद का वोट लें, फिर आपको परवेज़ लाई साहब को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। सॉरी, नजरें हैं आज के फैसले पर। आज के फैसला बहुत इंपॉर्टेंट है। सेशन हो रहे हैं हर रोज, जिनमें सिर्फ और सिर्फ हंगामा आराई हो रही है और हम कॉपियां देख रहे हैं कि फाड़ी जा रही हैं, हंगामे किए जा रहे हैं। किसका नुकसान है ये आवाम का करोड़ों रुपया लगा के जो सेशन किए जा रहे हैं, इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि आपने जो तसलसल है इजलासों का, उसी दिन गवर्नर जो है अपना आईनी हक दोबारा इस्तेमाल करके दोबारा इनको वोट कॉन्फिडेंस लेने का कहेंगे और उस पर कोई रोक नहीं सकता। पिछली बार जो हल्की सी गलती हुई है, एम्बिग्विटी कह रहे हैं, जो थी कि दौरान सेशन इन्होंने मख्फी सेशंस कुछ इस तरह चलाए हुए थे कि वो पता नहीं लग सके, उसी दौरान ये गवर्नर का ऑर्डर आया तो जिस पे ये सारा मामला हुआ। अदरवाइज इसके अलावा ये गवर्नर पंजाब का आईनी हक है, इस पे कोई दूसरी राय नहीं है। अब आप कहें जी कि हमने ये सेशन करके रोज बिला किसी एजेंडे के कोई फजूल किस्म के आप एक्ट लेके आ रहे हैं, कोई कानून पास करा रहे हैं, बिल जिसका आवाम के मफाद आमा, महंगाई से, उनकी अशिया जरूरत से कोई ताल्लुक नहीं है। आप इस तरह की चीज़ें ला के कितनी देर से ये आप सेशन चलाएंगे। और दूसरी बात यह है कि जो रामे ने बात की है कि अरकान पंजाब असम्बली जो PTI के है, चौधरी परवेज़ लाई साहब, उनकी हुकूमत उनके मुंह बंद करने की बड़ी कोशिश की है। रामे की खबरें थी कि उनको कभी फंड्स दे रहे हैं, कभी उनकी स्कीमें ला रहे हैं, अरबों खरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो फैसला पार्टी का होता है, पानी जाना तो उस तरफ है। अब आगे भी खाई है और पीछे भी कुएं है। अब चौधरी साहब के लिए कितनी देर इससे बचना है, कहाँ तक वो एक स्टैंड पर खड़े रहेंगे। कल से आपने देखा है कि जिस तरह बदमाशी हो रही है पंजाब असम्बली में, बिल्कुल ये अब 1-on-1 होने वाली बातें। बिल्कुल किसी भी दिन आप देखेंगे कि दस्तों गिरबा होंगे मुस्लिम लीग नून वाले, PTI वाले या काफ लीग वाले आपस में, और ये हंगामा होगा। तो आपने सियासत को रंग ही ऐसा दे दिया ना। खैर, अभी जो फैसले पर नजरें हैं हाई कोर्ट की जानिब हम बढ़ेंगे। हमारे रिपोर्टर मलिक अशरफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मलिक अशरफ साहब, बताइएगा क्या अपडेट है, समाअत कब तक शुरू होगी? अपोजिशन अरकान ने हाई कोर्ट आज पहुंचना था, क्या सूरत हाल है, आपके पास अपडेट्स क्या हैं? ना बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट में जो इंतहाई अहम केस है वो चौधरी परवेज़ लाई को डी नोटिफाई करने का मुतल्लिक केस की समाअत है, जो कि जस्टिस आबदी शेख की सुनवाई में 11 बजे शुरू होगी। और इस केस में चौधरी परवेज़ लाई की जानिब से बैरिस्टर अली जफर पेश होंगे, जबकि गवर्नर पंजाब की जानिब से उनके जो वकला हैं मंसूर अमान और दीगर वकला पेश होंगे। इंतहाई अहम केस है और इस केस की समाअत 11 बजे होनी है। 5 जजेस हैं, वो इस केस को सुनेंगे चौधरी परवेज़ लाई की दरखास्त को। ये बेसिकली 2 मुख्तलिफ दरखास्तें हैं। एक तो जो चौधरी परवेज़ लाई ने जो गवर्नर पंजाब ने डी नोटिफाई किया है उसको चैलेंज किया, उस केस की समाअत है। एक और शहरी हैं जिन्होंने असम्बली की मुमकिना तहलील के खिलाफ हाईकोर्ट से रिव्यू किया हुआ है, वो भी ये 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत करेगा। और इसमें जो जजेस हैं उनमें जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल हैं, जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर हैं, जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस आसिम हफीज हैं।
अभी तक की जो यहाँ पे सूरत हाल है, यहाँ अभी तक तो अपोजिशन का कोई रुकन असम्बली यहाँ पे नहीं पहुँचा और अदालत के अभी समाअत जो है दीगर समाअत अदालत में चल रही है और इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि 11 बजे पूरे इस केस की समाअत का आगाज़ हो जाएगा, जिसके बाद आज इंतहाई अहम केस के हवाले से इसमें वकला। ठीक है, 11 बजे जी मुमकिन तौर पर केस की समाअत जो है इसका आगाज हो जाएगा। एक और अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं और अपडेट ये है, इलेक्शन कमीशन का इमरान खान को पार्टी चेयरमैन लिखने पर भिजवाए गए नोटिस का मामला। इमरान खान की इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। मलिक साहब इस पे भी अपडेट दे दें, क्या है? ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट केस था और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने इमरान खान की उस दरखास्त पे जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन के ओहदे से हटाने के हवाले से उनको नोटिस भेजा था, उस केस में अदालत ने फुल बेंच बनाने की सिफारिश की है और जस्टिस जवाद हसन ने इमरान खान की दरखास्त पर फुल बेंच की सिफारिश करते हुए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दिया है और जस्टिस जवाद हसन ने करार दिया है कि इसमें इंतहाई अहम कानूनी नुक्ता इसमें है जिसके लिए फुल बेंच तश्कील दिया जाना जरूरी है। अदालत में इस केस की समाअत का आगाज हुआ तो बैरिस्टर अली जफर इमरान खान की जानिब से पेश हुए, जबकि वफाकी हुकूमत के वकला भी पेश हुए। वफाकी हुकूमत के वकला ने इस दरखास्त की मुखालफत की और उनका यह कहना था कि इसी नौयत की दीगर दरखास्तें भी ठीक है। मलिक साहब थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन हमने लेनी है ब्रेक के बाद हम कुछ दीगर खबरों की तरफ बढ़ेंगे, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक। एक तरफ तो जिद है और अब हाईकोर्ट का फैसला देखें क्या आता है, उसके बाद जो है मजीद आगे गुफ्तगू की जाएगी, लेकिन ये नवाजिशात का सिलसिला नहीं थमने पे आ रहा। अगर हम कंपैरिजन करें शहर लाहौर में अस्पतालों की सूरत हाल क्या है, कब से है, कोई पूछने वाला नहीं। PIC से 10,000 खबरें आप लोगों के साथ शेयर कर दी, लेकिन किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगी। लेकिन चिल्ड्रन अस्पताल गुजरात के लिए जी 15 अरब का PC1 तैयार किया गया है। गुजरात में 1 अरब रुपए की कैंसर ट्रीटमेंट मशीन भी लगाई जाएगी। इधर के अस्पतालों का कौन सोचेगा? हैं तो ये वजीर आला पंजाब के। ये तो देखें, अभी बड़ा आपने अच्छा पॉइंट रेस किया और इलीरा में हमारे साथ मौजूद है क्योंकि ये फाइनेंस करता भी है और ऐवान वज़ीर आला के बहुत सारे मामला देखता भी है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसकी भी नज़रों से ऐसी कोई तजवीज़ गुजरी होगी। कागज़ पे आना तो बहुत दूर की बात, ऐसी तजवीज़ की सुनी भी होगी। कोई अफसर डिस्कस कर रहे हैं कि यार लाहौर में जनरल हॉस्पिटल के बड़े बुरे हालात हैं, जिना के बुरे हालात हैं, सर्विसेज इतना बोझ है, चिल्ड्रन पे इतना बोझ है, पर दूर शहरों से बच्चे आते हैं। और एक गुज़ार साहब की ख्वाहिश थी कि कोट लखपत के साथ अस्पताल बनेगा, वो 2 साल से क्यों नहीं बन रहा, और पहले वो LDA को मुफ्त ज़मीन लेने के चक्कर में पड़े हुए हैं। बड़े अजीबो गरीब हालात हैं कि पैसा इनके पास सारा ड्रेन हो रहा है, गुजरात की तरफ लेके जा रहे हैं और पंजाब में जब बात आ रही है तो उल्टे सीधे प्रोजेक्ट करके जिससे ना लोगों को कोई कंसर्न है, जिससे ना लोगों का कोई पेट भरता है, रोज़गार मिलता है, वो करके अपने ये पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं कि हमारी तख्तियाँ होंगी। और जब हम जाएंगे तो बुज़दार साहब से ज़्यादा तख्तियाँ लगी होनी चाहिए परवेज़ इलाही साहब की। इस वक्त कंपटीशन ये चल रहा है, 2 प्रोजेक्ट का कल इफ्तिताह किया है, 2 का आज करने जा रहे हैं। प्रोजेक्ट टूटे भज्जे अभी अपनी लाइन लेंथ में है ही नहीं और उसका धड़ाधड़ वो रखे जा रहे हैं संगे बुनियाद। तो ये तो हालात हैं। बाकी रही अस्पताल की, ना उन्हें गर्ज है कि किसको इलाज मुआवजे में क्या मिल रहा है, ना उनको ये गर्ज है किसी को आटा मिल रहा है नहीं मिल रहा, दालों का रेट क्या हो गया है, 500-500 600 भी बहुत सारी दालें क्रॉस कर रही हैं, चिकन आपकी पहुंच से दूर हो चुका है। किसी चीज़ से गर्ज अगर कोई इस पंजाब असम्बली के सेशन में ये साबित कर दे कि यहाँ पे हुकूमत में बैठे अरकान ने या परवेज़ इलाही साहब ने कहीं कोई नोटिस लिया हो सिवाय इस चीज़ का कि गवर्नमेंट पे जिम्मेदारी डालने की, अब ये भी डाल देना कि जी शहबाज शरीफ साहब वहाँ बैठ के पंजाब में आटे की जो है ना वो ब्लैकिंग करवा रहे हैं और इनसे आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, ये भी मलबा डाल दें उन पे। पहले वो कहते थे कि चंद 100 किलोमीटर की हुकूमत है, अब अपनी जो आपकी वसीओ अरीज तख्त है उसको तो संभाल लेना, उसके अंदर लोगों के मसाइल बहुत ज्यादा है। सारी वुसअत जाके गुजरात पे खत्म होती है, वहाँ पर जाके ब्रेक। और रामे साहब पूरे मुलविस है सारे फंड दिलवाने में। तनकीद जो है ना वो परवेज़ इलाही साहब सुबह 7 बजे उठते हैं, फौरी उठने के बाद ऑफिस जाते हैं। एग्जैक्टली। ऑफिस जाने के बाद अब तो तैयारा भी मिल रहा है। ऑफिस जाने के बाद वो तमाम हॉस्पिटल्स का दौरा करते हैं। ये गलत खबरें आप तक लोगों ने ऑफिस जाने के बाद गलत खबरें आप तक पहुंचाएगी। वो रोजाना हॉस्पिटल जाते हैं, जाकर लोगों से पूछते हैं कि आपको इलाज सही मिल रहा है, तो लोग बताते हैं कि सर आपकी तो गुड गवर्नेंस कमाल, आपके तो गुड गवर्नेंस कमाल है, आपने तो लाहौर के हॉस्पिटलों को पेरिस के हॉस्पिटल से भी ज़्यादा खूबसूरत कर दिया थी और यहाँ पे इलाज की सहूलियात इतनी है कि यहाँ से लोगों का निकलने को दिल नहीं करता। आप कभी जाकर देखिए, अल्लाह ताला रहम करे, जो सरकारी अस्पतालों के हालात हैं, जिस तरह लोग जमीनों पे बैठे हैं लवाहिकीन। परवेज़ इलाही साहब ने शौकत खानम के अलावा किसी हॉस्पिटल का दौरा किया है?
नहीं वो जरूरी था ना, देखें जी आप शौकत खानम के अलावा किसी हॉस्पिटल का दौरा किया हो? आपको वो- अलाइंस बस वो हाँ, ऐलानात तक जरूरी था। महदूद हैं कि हमने अद्वियात की फराहमी जो है वो मुफ्त कर दी है ताकि लोगों का अद्वियात तो मुफ्त देनी है आपने, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप इलाज के ऊपर ख़ास तौर पर देखें कि वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो किस तरह ट्रीट कर रहे हैं आपके लोगों को। आपको बेड की कमी है। सबसे बड़ी बात दुरे ने जैसे बताई कि आपके अंदर लाहौर के अंदर एक बड़ा हॉस्पिटल 1000 बेड का आपने बनाना था, वो 2 साल से उसकी लैंड मैं कहती एक्विजिशन हूँ का आप मसला ना नहीं हुआ। बनाएं, आप जो मौजूदा अस्पताल हैं उनकी हालत ही सवाल वो आए रोज़ वो फंड मांगते हैं दोनों महकमे सेहत के कि हमें जनाब एडिशनल बजट दिया जाए, आप अद्वियात के लिए एडिशनल बजट दें वरना आपकी हुकूमत के ऊपर सवाल उठेंगे। उस पर भी बजट आपने रो दो के जितना भी रिलीज़ तो किया, लेकिन वो भी 20-30% रिलीज़ किया आपने, लेकिन उससे आपके हॉस्पिटल के हालात जो है वो बेहतर नहीं हुए। अभी कल की खबर थी कि सर्विस हॉस्पिटल में उसकी एमरजेंसी के अंदर सीवरेज का पानी दाखिल हो गया। खुदा रा ये खौफ कोई नई करो बात यार। नहीं, यहाँ तो बारिशें होती हैं, हम देखते हैं सर्विसेज में भी पहले छतें आग टपक लगती रही। थी आए रोज हाँ। वार्ड में, सर्विसेज सही कहा हॉस्पिटल में आग लग गई, पीआईसी में लग गई, और अब ये सीवरेज का पानी सीवरेज का दाखिल पानी होना शुरू हो इमरजेंसी में दाखिल होना शुरू। भाई किस तरह के आप हॉस्पिटल्स के हालात आप देख रहे हैं। आप दावा तो करते हैं कि आप हेल्थ कार्ड के ऊपर इलाज मुआवजा फ्राहम करें, तो वो हेल्थ कार्ड के ऊपर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बिजनेस दे रहे हैं। सिंपल सी बात है। हाँ, बिल्कुल, ठीक तो है, आपने एक सीधी सी सहूलत बात दी है, सहूलत आपने दी है, बहुत अच्छी बात है। अली जहमत है, ऑनेस्टली स्पीकिंग गरीब को तब भी इलाज नहीं मिल रहा, उसको तब भी धक्के खाने पड़े। खैर, ये तालीम के बजट के साथ क्या किया ये बता दें, तालीम का बजट क्या जरूरी नहीं था? में 2 करोड़ सा बजट है वो उन्होंने उधर मुंतकिल कर दिया, ये कोई बड़ी बात है। 2 करोड़ रुपए का बजट है, कौन सा बच्चों ने पढ़ लेना था उसमें से? सही कहा। कौन सा IT लैब बन जानी, साइंस लैब या फर्नीचर बैठ जाना, उससे कोई गर्ज है चोइस साहब को? चोइस साहब ने क्या मेरे हल्के च पैसे फंड जेडे ने वो घट हो रहे हैं तो लिहाजा इधर तो कट ला गुजरात के दे जाके दो। कौन सी ऐसी नवाजिशात हो जाएंगी जिनके समरात लोगों को चलो पहुंच 2 करोड़ में कोई 20% कमीशन तो मिल जाएगा ले ना, ली जाएगा ना, सही कह रहे हैं। कमीशन तो मिल जाएगा ना कम से कम। यहाँ पे क्या मिलना था? कुछ भी नहीं। वहाँ पे तो ठेकेदार भी एक है, उसको उठा के वो नवाजी हर चीज प्रोजेक्ट जो है वो एक ही ठेकेदार है वहाँ पे। नहीं, अब तो यहाँ भी बड़ी साजिशें शुरू हो गई हैं और बड़े ऐवान वज़ीर आला से और अब इधर उधर से ये बजट जो ठेके था, मिल रहे हैं। ये बजट एलोकेट हुआ था साइंस लैब्स के लिए, IT लैब्स के लिए और फर्नीचर के लिए। जो एक मिसिंग फैसिलिटीज़ का बजट होता है ना, आपने कॉलेजेस के लिए वो एलोकेट किया हुआ था, तो उसमें से फाइनेंस ने कहा जी आप पैसे निकाल लें, अली, हम क्या आपको ये निकाल बहुत के दे आसान देते हैं। होता है कि आप तालीम का बजट, सेहत का बजट जहां चाहे मुंतकिल कर दें, कोई पूछने वाला इस पे कोई ऐसा जवाबदेह सिस्टम नहीं है कि भाई आपसे कोई पूछेगा कि ये तालीम का बजट है, ये सेहत का बजट है, क्यों इधर उधर कर रहे अच्छा, हैं? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, कौन पूछेगा? हाँ। अब आपकी सवाल तो अपोजिशन ये में दम है? सबसे नकारा अपोजिशन है आपकी जहाँ पे पंजाब के अंदर। सही कहा आपने। वो एक दिन ख्वाजा साद रफ़ीक का बयान पड़ा था कि अपने हमें ओपोजिशन ही नहीं करनी आई पंजाब के अंदर। ये ओपोजिशन होती है। कितने आपने एहतजाज किए भी पंजाब हुकूमत के खिलाफ। सही कह रहे हैं। यहाँ पे लोगों को आटा नहीं मिला क्योंकि इसलिए आप वफाक में आपकी हुकूमत है। वो कम से कम जो पंजाब के अंदर हो रहा है, पंजाब जो अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर रही है, कम से कम उसके खिलाफ तो आप आवाज़ उठाओ ना। आप उस पर तो आवाज़ उठाएं। सही। आपकी ओपोजिशन कमजोर है, आपकी ओपोजिशन को पता ही नहीं ओपोजिशन करनी कैसी। सारी उम्र हुकूमत में रह के इनको बस यही पता है कि हुकूमत करनी है हमने, हुकूमत करनी। ओपोजिशन तो करनी नहीं। इनसे ज़्यादा तो PTI वाले अच्छी ओपोजिशन कर लेते हैं। सही कहा आपने। कभी एहतजाज किया हो जाके ऐवान वज़ीर आला के बाहर? तो फिर ये हम समझ लें ये सिलसिला नहीं रुकने वाला। इसी तरह अपनी जेबें भरी जा रहे हैं सारे। अब देखें, अब 2019 से लेकर अब तक आपके अरकान जो असम्बली हैं, यही कुछ है। उनके असासों के, उनके एसेट्स के अंदर कितना इजाफा हुआ है। ऐसे ही है। 45 बिलियन था एसेट 2019 में, अब 95 अरब रुपए तक पहुंच गए। और पाकिस्तान की हालत आप देख लें और कैसी है। आप हैरान कुन बात हो जाएंगी कि ये रो रहे हैं हमारे इस वक्त PTI वाले, काफ लीग वाले, जी डिफ़ॉल्ट कर गया। भाई डिफ़ॉल्ट तो एक आम आदमी कर गया है। आपको समझने की बात जरूरत है, डिफ़ॉल्ट मुल्क इकोनॉमी नहीं की और ना पता नहीं कब तक ना करे। और अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान तो चलता रहेगा, फलता फूलता रहेगा। लेकिन इस वक्त एक आम आदमी डिफ़ॉल्ट कर चुका है और इनको अपने ख़जाने भरने से फुर्सत ही नहीं, इनको अपने मुंह भरने से फुर्सत ही नहीं है। इनके हालात देखें, इनकी ड्रेसिंग्स देखें, इन अरकान असम्बली, इन ब्यूरोक्रेट्स की बन के, उनके शहाना लाइफस्टाइल देखें। और अब लाइफस्टाइल देख रहे हैं, गाड़ियां खरीदी जा रही हैं यार, खुदा का खौफ करो आप लोग। अब एक नई चीज़ बड़ी परवान चढ़ गई है जो अली रामे से बड़ा रिलेटेड है कि पहले कोई ब्यूरोक्रेट होता था ना, वो कोई ना कोई प्रोजेक्ट करके, कोई ना कोई स्कीम लॉन्च करके थोड़ा बहुत कमूल लेता था, उसका ये सिस्टम चल जाती थी। इस बार तो कुछ ना करके कमाया जा रहा है और ये इतना बड़ा डिजास्टर है कि आपको आने वाले कुछ 5-10 साल में नजर आएगा। कुछ लोग माजी में नैब के चक्कर में रहे और उन्होंने बहुत सारे केसेस भुगते, लेकिन कुछ किया था। कुछ प्रोजेक्ट्स थे जो मार्केट में थे, नजर आ रहे थे। भाई ये मुझे बताएं, ये जो हवाई खातों में पैसे लेफ्ट राइट जा रहे हैं, कौन जाके गुजरात देखे, कहाँ लगे, कहाँ नहीं लगे,
कितने खाए गए, और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब जो सीएम के वही मान नहीं है, हाँ। ठीक है, वो उनकी एक अपनी सल्तनत है, शाहाना अखराजात, उनकी जिहनी जो एक लेवल है ना, वो शायद परवेज इलाही साहब से भी कहीं आगे है। अब उनको गाड़ियाँ नहीं पसंद आई तो उन्होंने फौरी तौर पर कहा जी नई गाड़ियाँ खरीदी थी, हमें नई गाड़ियाँ खरीदी गई उनके लिए। तो बस इन लोगों की जिंदगी इस तरह से चलती रहेगी। वाकई आपने सही कहा, डिफॉल्ट आम आदमी हो रहा है, गरीब हो रहा है, जिसके लिए अब गुजर बसर करना भी मुश्किल होता चला जा रहा है। हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। खुश आमदीद। आपको एक बार फिर से कहेंगे, कुछ आवाम के मसाइल की बात कर लेते हैं जी। पार्किंग माफिया जो है, मेरे ख्याल से ये तो बेलगाम है ही, लेकिन इसको काबू करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है इंतजामिया के लिए। ओवर चार्जिंग का सिलसिला जारी है। लिबर्टी में 30 के टोकन पर 50 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से गाड़ियों की पार्किंग के लिए 30 रुपए मख्तस किए गए हैं। लिबर्टी का रुख करने वाले शहरी जो है वो शदीद परेशान हैं। जी दुरेनाया, शुक्र करें वो 100-150 नहीं ले रहे, जिस तरह गुलबर्ग में अब पार्किंग माफिया ने एक अपना सर उठा लिया है और खाली प्लॉटों पे भी पार्किंग करा के 150 रुपए तो मामूली बात है, और लोगों के धड़ल्ले के साथ वो कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स में इतने वसूल किए जा रहे हैं। आप एक सिर्फ ये पॉइंट देखें कि प्लाजों के सामने, मार्केटों के सामने, मेन रोड्स के साथ गाड़ियां लगवाई जा रही हैं, उनको वार्डन नहीं उठाएंगे। बिल्कुल सही कहा, ठीक है, लेकिन आप अगर लगा के जाएंगे कहीं पे तो फौरन आके ना आपको पता लगेगा आपकी गाड़ी जो है ना या फुटपाथ पे पड़ी है या वार्डन उठा के ले गए। अब जहाँ पे ये प्राइवेट पार्किंग स्टैंड चल रहे हैं, जहाँ पे ये माफिया बैठा है लाहौर पार्किंग कंपनी के आशीर्वाद के साथ, वो इतना फिट है कि वो ट्रैफिक पुलिस के साथ भी बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ताउन कर रहा है, और ट्रैफिक पुलिस उनके साथ भी ताउन कर रही है। बदले में उनकी गाड़ियां उनकी प्राइवेट पार्किंग पे मेन रोड की शोल्डर्स पे लगेंगी, आप और मैं नहीं लगा सकते। और हमारी गाड़ी जो है ना वो 2000 चालान के बाद या थाने से मिलेगी या किसी फुटपाथ से उतार के वो आपको देंगे। इसी तरह सिमिलरली लिबर्टी जैसी पार्किंग जहाँ पे लेकिन ये तो डिक्लेयर है कि आपके पर्ची के ऊपर लिखा है कि 30 रुपए। आपको याद होगा कि यहाँ पे ऑटोमेशन लगी, ऑटोमेटेड थी, आप उतरते थे, खुद बिल देते थे, खुद वो पहले नाकाम कराया इन्होंने इस पार्किंग माफिया कंपनी ने। उसके बाद इन्होंने मैनुअल वहाँ पे जो जब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की कमेटियाँ बैठी उनको फेल कराया, उनको भगाया। फिर लाहौर पार्किंग कंपनी के अंदर स्कैंडल्स बने और नैब की इंक्वायरियाँ खुली, वो लोग आज भी भुगत रहे हैं, वो अलग जगह, लेकिन ये बाज भी आए। इन्होंने कोई मौका जाने नहीं देना, आवाम की जेब से पैसा लगा रहे हो। और आप एक पर्ची की बात कर रही हैं, इनके पास तो 3-3 पर्ची हैं। ये एक बाज़-औक़ात कोई आप जैसा, हमारा जैसा मीडिया वाला चला जाए या कोई बड़ा तगड़ा बंदा चला जाए, पुलिस वाला चला जाए, कोई जुडिशरी से चला जाए, तो उनको फ़ौरन निकाल के कहते हैं कि देखिए हमारे पास तो बाकी ऐसे ही है। कोई आम बंदा चला जाए वो दूर से भांप लेते हैं, ठीक है, मेरे जैसा रामे साहब जैसा है, तो हमें वो 50 वाली पर्ची जरूर देते हैं एक दफ़ा। और अगर हम अर्जे ना थोड़ा सा तो हमारी बॉडी लैंग्वेज चेंज होनी शुरू हो जाए, तो फिर वो बाकी तलाफी करके ना आपको और बादशाह तुसी छड्डो, तुसी जिन्हें मर्जी दे देना, इस तरह की लैंग्वेज। और कोई बहुत ही बेचारा सादा बंदा चला जाए ना, क्योंकि ज़्यादातर लोग बाहर से आते हैं छोटे शहरों से, उनको तो 100 की पर्ची से नीचे बात ही कोई नहीं होती ना, और बाज़-औक़ात पर्ची भी नहीं देते और आपको कहते हैं जी कि वो एक फेक सी पर्ची लगा देते हैं या नजर नहीं आते, छुप के खड़े होते हैं। गाड़ी आप लगाए हैं जाके, आप जब वापस जाएंगे ना तो आपके सर पे बंदा की खड़ा हो जाएगा। आप कहेंगे भाई जब मैं गाड़ी लगा रही थी या लगा रहा था तो आप तब कहाँ थे? यहाँ पे ये 3-4 इनके तरीका वारदात है, और ये सब अगर एक आम शहरी को पता है ना तो ये कैसे होता है लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी इसमें इन्वॉल्व ना हो, लाहौर पार्किंग कंपनी इसमें इन्वॉल्व ना। कौन जिम्मेदार है इसका? अली, हम अरसा दराज से ये मसला सुन रहे हैं कि पार्किंग माफिया तक हाथ नहीं पहुँच पाते, क्यों ये नामुमकिन है? मुझे नहीं समझ आता। मुझे परवेज इलाही साहब का एक बयान याद आ गया। उन्होंने कहा कि मैंने पिछले 10 सालों में बेहतरीन गुड गवर्नेंस जो है वो पंजाब के अंदर वापस लेके आए हैं। वो तो कैसी रही उनकी गुड गवर्नेंस पे? ये होती है गुड गवर्नेंस। आपने पार्किंग प्लाजे के, मुझे प्रोजेक्ट याद आ गए कि आपने शहर के अंदर पार्किंग प्लाजे बनाने थे। कहाँ गए? लोगों को पार्किंग की सहूलियात देनी थी। छोड़ दें उसको। ये जो पार्किंग फ़ीस है, इसमें पार्किंग फ़ीस लें ज़रूर, ओवर चार्जिंग जो है ये सरासर एक यहाँ तो प्लाजे बन के मेरे ख्याल से ज्यादा आवाम के लिए मसले हो जाएंगे, तब फिर जिसके जो चाहे पैसे जितने वसूल करने वो करते हैं। पार्किंग जब आप प्लाजा बना देंगे उसके अंदर फिर आप बाकायदा जो प्राइवेट आएंगे, आप एक सरकारी रेट आपने नर्क मुकर्रर करना है, तो उसमें आप एक रेवेन्यू जो है वो भी आपने जनरेट करना है, लेकिन वो रेवेन्यू आप अंदाजे के साथ ही करते हैं। ठीक है, आप, मैं ये नहीं कहता कि पैसे वसूलना, कि पैसे वसूल करे होने भी चाहिए। बेसिकली तो हमने सोचना ये कि हमारा जो सेंट्रल लाहौर है उसके अंदर ट्रैफिक का दबाव कम करना है। प्लानिंग आपको इस चीज़ की ज़रूरत है। अब बजाय कि आप पार्किंग फ़ीस जो है बढ़ाते जाएं कि लोग अंदर आए ही ना, आप एक वो प्लान था कि कंजेशन चार्जर जो है वो लाहौर के अंदर, सेंट्रल लाहौर के अंदर लगाया जाएगा।
कि लाहौर में इस टाइम के दौरान सुबह जो पीक आवर्स होंगे उसमें आप जो पूरी गाड़ियाँ दुनिया में नहीं होता लेके, पूरी दुनिया में होता है, लंदन में होता है वो, नई बात नहीं है। सेंट्रल लंदन में आप जाते हैं तो सेंट्रल लाहौर का प्लान है, स्मार्ट लाहौर जो है ना प्रोग्राम इनका, तो उसमें ये होगा कि सेंट्रल लाहौर में सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6-7 बजे तक अगर कोई गाड़ी एंटर होती है तो उनसे फ़ीस वसूल करेंगे। नाज़रीन, हम बात करने वाले हैं महंगी बिजली के साथ साथ लोड शेडिंग आवाम का एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है और आवाम परेशान है कि अगर अब लोड शेडिंग की ये सूरत हाल है तो मौसम तब्दील होने पर क्या होगी। इसके साथ साथ आने वाले दिनों में एक ये भी कहा जा रहा है कि बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफा हो जाएगा। सस्ती बिजली का ख्वाब आवाम तक पहुंचना जो है वो कैसे शर्मिंदा ताबीर हो सकता है, इसके लिए करना क्या है। महंगाई ने ऑलरेडी आवाम की कमर तोड़ दी है और उस पर ये भारी भरकम बिजली के बिल और इस पर जो टैक्सेस पे का बोझ आवाम पर डाल दिया जाता है, इससे आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। सो लेस्को की हिकमत अमली क्या है, किस तरह से आने वाले टाइम को मैनेज किया जाएगा, किस तरह से आवाम की मुश्किलात का हल निकाला जाएगा। वो लोग जो कि परेशान हैं कि जी उन्होंने मीटर लगवाने हैं और उसके लिए उनको परेशानी का सामना है, उसके लिए हिकमत अमली क्या है, इस पर हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ हाफिज मियां मोहम्मद नुमान साहब मौजूद हैं, चेयरमैन लेस्को हैं, अपने शो में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपने भी रिसेंटली चार्ज संभाला, ऑलमोस्ट 1 मंथ हुआ है, सो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, कैसे देखते हैं इन चैलेंज को? देखिए, मैं समझता हूँ कि लेस्को का जो महकमा ऐसा महकमा है कि तकरीबन 2.5-3 करोड़ जो हमारे अवाम हैं उनको ये फैसिलिटी मुहैया कर रहा है और बिजली फराहम कर रहा है। यानी अगर इसमें गवर्नेंस अच्छी होगी, इसके मामला ठीक होंगे तो लोगों को रोशनी जो है वो ज़्यादा मुयसर आएगी। और अगर इसके मामला ख़राब हो जाएंगे और इसमें गवर्नेंस के मामला और बहुत सारे जो मामला ऐसे होते हैं जिसमें लोगों की शिकायत होती हैं, अगर वो उस ख़राब होंगे तो जाहिर है कि लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। तो चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा हैं, अभी आपने अपनी इंट्रो में बता दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह जब से चार्ज संभाला है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो चेयरमैनशिप का, उसके बाद मुसलसल एक सरगर्म अमल है, हम पूरा बोर्ड सरगर्म अमल है, मुसलसल मीटिंग्स भी हो रही हैं, रिफॉर्म्स के ऊपर भी काम हो रहा है, लोगों को बड़ी आसानी के साथ आसानी मुहैया करने के लिए और फैसिलिटेट उनके डोर स्टेप पे करने के हवाले से भी इकदाम हो रहे हैं। और इसके अंदर जो बेशतर इकदाम जो कि मिनिस्ट्री जो पावर मिनिस्ट्री कर रही है और हुकूमत पाकिस्तान का और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ का जो विजन है कि लोगों को सहूलियात मुहैया करने में आसानी के साथ प्रोसीजर्स को आसान किया जाए और लोगों को करब और इज़्तिराब से बचाया जाए। ऑनेस्टली अब लोग चाहते भी यही हैं क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। सो सबसे पहले अभी हालिया जो लोड शेडिंग की सूरत हाल है सर्दियों में, वजूहात इसकी क्या हैं, ये लोड शेडिंग क्यों हो रही है? देखिए, इस वक्त तकरीबन 24 घंटे में से 2 घंटे की लोड शेडिंग जो है वो डिज़ाइन की गई है और उसकी मेन वजह तो ये है कि इस वक्त हमारी जो हाइडल पावर है, हमारा तरबेला है, मंगला है, वहाँ पर एक तो यह कि पानी का ऑलरेडी लेवल बहुत थोड़ा है, दूसरा ये है कि बुनियादी तौर पर ये दोनों जो डैम्स हैं और हमारे बेशतर बल्कि हमारे जो डैम्स हैं ये इरिगेशन पर्पज़ के लिए इनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है और जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी एक बाई प्रोडक्ट के तौर पे सामने आती है। तो आजकल फसलों को पानी की उतनी ज़रूरत नहीं है, तो पानी की निकासी भी उस अंदाज के अंदर ज़रा एक कंट्रोल की गई है ताकि ऐसे वक्त में जब फसलों को हमारे किसान को ज़रूरत होगी तो पानी का बहाव ज़्यादा किया जाएगा। तो इस वजह से जो हाइडल हमारी जो पावर है उसकी प्रोडक्शन आजकल स्लो है और प्रोडक्शन के अंदर कमी है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम थर्मल के ऊपर ज़्यादा लेके जाते हैं तो वो जो फ्यूल एडजस्टमेंट की जो कॉस्ट है फिर वो पब्लिक के ऊपर ज़्यादा पड़ेगी। आजकल आपने देखा, लोगों ने खुद महसूस किया है कि बिल्स कम आ रहे हैं। उस बिल्स कम आने की बुनियादी वजह में से एक ये भी है कि जो फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस जो है, जो कि अगर पॉजिटिव ट्रेंड में आ जाए तो वो फिर लोगों पे पड़नी शुरू हो जाती है, वो आजकल तकरीबन ब्रेक इवन के ऊपर है और ज़ीरो है। इस वजह से अपना बिल्स भी कम है। तो उसमें सिर्फ ये है कि चूँकि सर्दियों के दिन हैं, 2 घंटे की लोड शेडिंग से इकॉनमी पर कुछ ज़्यादा ऐसा बैड इम्पैक्ट नहीं आता, इसलिए इसको प्लान किया गया है प्रॉपरली कि इतनी मुनासिब सी लोड शेडिंग की जाए जिससे कोई इकॉनमी के ऊपर, लोगों की लाइफस्टाइल के ऊपर, ज़िंदगी के ऊपर कोई बुरा इम्पैक्ट भी ना आए। लेकिन असल चीज़ है कि लोगों की जो परचेज़ पावर है उसको भी महसूस किया जाए कि आप जो बिल की ज़्यादती है वो भी इस वक्त हमारा बड़ा बुनियादी
एक इशू है, पूरी कौम का इशू है कि लोगों की जेब के ऊपर लोड जो है उनकी आमदन से ज़्यादा है और उनकी आमदन कम है और लोगों के अखराजात जो बढ़ गए हैं। तो ये बुनियादी तौर पर ये जो आजकल की लोड शेडिंग है, इस बुनियाद पर इसको प्लान किया गया ताकि लोगों को भी मुश्किलात ना रहें। सो मुझे ये बता दीजिएगा, जो मार्केट 8 बजे बंद करने का डिसीजन लिया गया था, ताजिर बिरादरी उस पर खासी हमने देखा तशवीश में रही। उसमें भी प्लान ये था कि आपने बिजली की बचत करनी है। सो कहाँ तक पहुँचे आप ये मामला? देखिए, हमेशा से वज़ीर आज़म पाकिस्तान का मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का, PMLN का और जितनी भी अलाइड पार्टीज़ हैं उनका एक विजन और मौक़िफ़ रहा है कि वो इक़दामात किए जाएँ जो डेवलप वर्ल्ड के अंदर एक जो कल्चर है, एक जो मुआशरा है, जहाँ पर आप पूरे वर्ल्ड में चले जाएं, यूरोप में, दुनिया में, जहाँ पर वसाइल की कमी नहीं है, उनकी आमदन भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने लाइफस्टाइल को एक कंट्रोल्ड लाइफस्टाइल में तब्दील किया है। तो असल इशू यहाँ पर ये है कि यहाँ इसके ऊपर कौमी हम आहंगी की बड़ी सख्त ज़रूरत है कि इसमें तमाम पार्टीज़ इकट्ठी हो जाएँ, इसमें पॉलिटिकल फोर्सेस इकट्ठी हो जाएं, इसमें पूरी जो हमारी सिविल सोसाइटी इकट्ठी हो जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि जो अल्लाह ताला का बनाया हुआ निज़ाम है, अर्ली राइजिंग, कि सुबह के वक्त कहते हैं ना कि जो सुबह जल्द उठने वाला ज़्यादा बासादत होता है, और उसके कुदरत का जो एक निज़ाम है और फितरत का एक निज़ाम है कि सुबह जल्द उठें, अपने कामों को जल्द शुरू करें और जो अल्लाह ताला ने रोज़गार कमाने के लिए वक्त मुकर्रर किया है उस वक्त को असल में इस्तेमाल करेंगे तो बरकतें भी ज़्यादा होंगी, अल्लाह की रहमतें भी नाजिल होंगी। तो लेकिन यहाँ पर इशू ये है कि एब्रप्टली मैं समझता हूँ कि चूँकि अभी हुकूमत पाकिस्तान ने एक बहुत ही सिंसियरिटी के साथ बड़े मुखलिसाना अंदाज में ये एक कोशिश की है और ये कोशिश जारी है, इसमें लोगों को कायल भी किया जाएगा, ताजिर बरादरी को भी कायल किया जाएगा, सिविल सोसाइटी को भी कायल किया जाएगा। इसमें सबसे बड़ी जो रुकावट इस वक्त KP गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट बन रही हैं और मैं समझता हूँ कि ये हर बात पर मुखालफत बराए मुखालफत का जवाब नहीं बनता, जहाँ पर कौमी बचत का इशू है। इस वक्त आप देखें कि आपका जो पावर का इशू है ये कौमी इशू बन चुका हुआ है, आपको अरबों खरबों डॉलर की आपको पेमेंट करनी पड़ती है ना कि अगर बिजली की बचत की जा रही है तो आपके आने वाले वक्त को महफूज बनाया जाएगा, आने वाले वक्तों को महफूज बनाया जाएगा और आपका जो इतना बड़ा एक्सचेंज बिल है उसके अंदर एक रिमार्केबल कमी आएगी। तो मेरा ख्याल है कि इसके अंदर KP गवर्नमेंट को, पंजाब गवर्नमेंट को सियासी इख्तलाफात को बालाए ताक रखते हुए इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि कोऑपरेशन की फिजा बनानी चाहिए। मुल्की मुफाद की बात है, ओवरऑल इससे फायदा आप ही के लोगों को पहुंचना है। सो अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, आवाम को फैसिलिटेट करना, सारिफिन को फैसिलिटेट करना लेस्को का काम है। अब ऑलमोस्ट हम देखते हैं लोग परेशानी नज़र आते हैं। अब जिन्होंने मीटर नया लगवाना है उसमें भी कुछ हर्डल है, जिन्होंने 3 फेज लगवाना है, सिंगल फेज लगवाना है, क्या इशू इसमें आ रहा है? देखिए, इसमें लेस्को ने काफ़ी डेवलपमेंट्स की हैं और वो एक अमल जो है वो स्टार्ट हो गया है, चल रहा है और मुख्तलिफ जगहों पर कामयाबी के साथ उसका तजर्बा भी हुआ है। जो आम एक आदमी को, एक आम सारिफ को जो असल में मुश्किल पेश आती है वो उस दिन से शुरू हो जाती है जिस दिन वो मीटर के लिए अप्लाई करता है। यानी मीटर से के लिए अप्लाई करेगा तो साथ ही उसके अंदर खुदा न खास्ता करप्शन के मामलात और वो जनाब प्राइस तय करने के मामलात और ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट का अमल दखल बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस हवाले से जो लेस्को ने अभी बड़ा एक जो इनकलाबी इकदाम किया है वो ये किया है कि अब जितनी भी एप्लीकेशंस आएंगी लेस्को की कम से कम हदूद के अंदर, वो ऑनलाइन एप्लीकेशंस आएंगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन जब आएगी तो उसके बाद फिर बेंचमार्क्स बन गए हैं। जैसे लेस्को ने अपना मैक्सिमम 1 मंथ का टाइम जो है वो एक डिटरमिन कर दिया है कि जो एप्लीकेशन ऑनलाइन आएगी तो ऑटोमेटिकली 1 महीने के अंदर अंदर उसका मीटर लग जाना चाहिए, जिसमें कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, किसी कोई सिफारिश नहीं, इक्वली होगा और स्टाफ के किसी बंदे के साथ एक सारिफ की जो डीलिंग है उसको बुनियादी तौर पर रिड्यूस किया जा रहा है। अच्छा, अभी पिछले दिनों मैं आपको बताऊं कि जब मीटर काफ़ी बड़ी तादाद में मुहैया थे तो ये टाइम 10 दिन पे 12 दिन पे भी आ गया था, यानी 10 से 12 दिन में भी लोगों को ये सहूलियात मिली हैं। अब हमने इस चीज़ को बोर्ड ने इंश्योर किया है कि मीटर्स की सप्लाई, वायर्स की और जितनी भी चीज़ें मुतल्लिका जो रिक्वायर्ड है उनकी सप्लाई जो है वो अनइंटरप्टेड होनी चाहिए और इस हवाले से अभी बोर्ड ने बड़े बोल्ड डिसीजन भी ले लिए हैं। सेकंड जो इशू है कि जो मीटरिंग के हवाले से और जो रीडिंग के हवाले से लोगों की शिकायत हैं कि मीटर में टेम्परिंग हो जाती है, कहीं पर रीडिंग कम नोट हो गई, कहीं रीडिंग ज़्यादा नोट कर ली गई, चूँकि उसका सारा इन्हिसार और दारोमदार मीटर रीडर की रीडिंग के ऊपर है, इसलिए लोगों को इसके ऊपर बहुत ज़्यादा शक व शुबहात और कंप्लेंट्स आती हैं और बड़ी कंप्लेंट्स जेन्युइन भी होती हैं। उस हवाले से आपको याद है कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे तो एक ऑटो मीटरिंग
के हवाले से एक पैकेज आया था। बदकिस्मती से वो पैकेज जो है इस गवर्नमेंट में, जब न्याजी साहब की गवर्नमेंट आई तो वो डिसकंटिन्यू हो गया। हम उस पैकेज को दोबारा एक्टिवेट कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे लेस्को के तमाम सारिफीन को एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की है, एक काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ऑटो मीटरिंग का एक सिस्टम नाफिज किया जाए जो एक सेंट्रल कंट्रोल रूम से, सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम होगा, सेंट्रल कंट्रोल रूम से कनेक्टेड होगा, जिसमें एक मीटर जो लगा हुआ है उसका एक एक लम्हे का जो बिल है वो सेंट्रल कंट्रोल रूम में कैलकुलेट हो रहा होगा। वो उसकी टेम्परिंग भी नहीं हो सकती, उसमें ओवर रीडिंग का भी चांस खत्म हो जाता है, उसमें बिजली चोरी का भी चांस खत्म हो जाता है, और ये जो बिल होगा ये ऑटोमेटिकली जनरेटेड होगा फ्रॉम दिस सॉफ्टवेयर। ठीक है, और ये चला जाएगा। तो इसके अंदर भी क्या होगा कि जो एक ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है, कि जो एक बहुत बड़ी शिकायत है एक्सप्लॉयटेशन की है, लोगों की परेशानी है, एक आम आदमी को बहुत सारे जो नोटोरियस लोग हैं, चाहे वो स्टाफ में से हैं, वो एक ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, या लोग खुद कहते हैं कि जी हमारा ये मीटर स्लो कर दो, या हमारा खुदा न खास्ता जो इसमें एक करप्शन का एक एलिमेंट आ जाता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ऑटोमेशन के साथ इस एलिमेंट को रिड्यूस करेंगे। ठीक है हाफिज साहब, बिजली चोरी हर दौर में एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है, इसको काबू करना। हमने देखा भारी भरकम बिल भी आए, बिजली चोरी वाले इलाकों में लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा हुई, ये आपको डिसीजन लेने पड़े हालात को बेहतर करने के लिए, लेकिन हम इस अमल को नहीं रोक पा रहे हैं। इसकी बड़ी वजह क्या है? क्या ये बहुत मुश्किल टास्क है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और जो लेस्को है, वापडा है, जितने डिपार्टमेंट्स से भी हमारे मुआशरे का हिस्सा है। और एक तो ये है कि ओवरऑल इन डिपार्टमेंट्स की गवर्नेंस को बेहतर करना, और इनके अंदर SOPs की बुनियाद के ऊपर और बेंचमार्क्स डिटरमिन करने, और कि अभी आपके तरीक़ेकार को और गवर्नेंस को बेहतर करना। एक तो बुनियादी चीज़ ये है। दूसरा ये है कि हमारा ओवरऑल जो इकॉनमी की कंडीशंस हैं उसके अंदर जब हम ईज़ आउट होंगे फेडरल लेवल के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली जो सबसे पहला जो गवर्नमेंट का टारगेट ये है कि एक आम आदमी की जो बुनियादी ज़रूरत है वो ये पावर है, इसके बिल्स के अंदर, इसके टैरिफ के अंदर रिडक्शन की जाए। ये तो देखें, ये तो लोगों के दिलों की आवाज़ है, ये उमंग है, ये एक आम आदमी के दिल की आवाज़ है कि उसका जो बिल है वो उसकी आमदन के मुताबिक होना चाहिए। या तो गवर्नमेंट आमदन बढ़ा दे कि आमदन में आपके इजाफा हो जाए और लोग अफोर्ड करने लग जाए। तो ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त थोड़ा सा इक्विलिब्रियम जो है वो अनबैलेंस हुआ है, जो बिल्कुल जेन्युइन है, लेकिन उसमें जो मुल्की हालात आपके सामने हैं, आज मुल्क जिस तरह क्रिपल डाउन कर दिया गया पिछले 3-4 साल के अंदर इस मुल्क को, और जिस तरह एक चलती हुई इकॉनमी को, एक चलता हुआ दरिया था, एक बहता हुआ पानी था, उसको रोक कर और उसको जो है 2017 के अंदर जो एक तब्दीली के नाम के ऊपर जो एक जिन लोगों को लाया गया, उन्होंने जिस अंदाज के अंदर इस मुल्क को तबाह हाल वो छोड़ कर गए हैं, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसकी जो रिमेन्स हैं, उनको ज़ाहिर है अब करेक्शन करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत दिन रात लगी हुई है। आपके सामने मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की एक्टिविटीज़ और पूरे गवर्नमेंट लेवल पर जिस तरह एक हलचल मची हुई है कि किसी तरीके से इकॉनमी को कंट्रोल में लाया जाए। होपफुली इंशाल्लाह ताला, हमें अल्लाह ताला की ज़ात से बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये विद इन मंथ्स इंशाल्लाह चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी। और उसका पहला गवर्नमेंट का टारगेट ये है कि सबसे पहले हमने बिजली के बिल्स में कमी करनी है। हम दुआ गो हैं कि ऐसा मुमकिन भी हो सके, क्योंकि लोगों की अब सकत नहीं रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब से आपकी रिसेंटली मुलाकात हुई, क्या अहदाफ दिए गए हैं, मुकर्रर किए गए हैं, क्या आपकी मुलाकात में बातचीत हुई है? देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो आपको पता है कि बड़ी इनोवेटिव सोच के मालिक हैं। वो चाहते हैं क्रिएशन होनी चाहिए, वो चाहते हैं कि नए आइडियाज़ आएँ और ऐसे आइडियाज़ फ्लोट किए जाएं जो कि पूरी जो डेवलप वर्ल्ड के लेवल के ऊपर जो चल रहे हैं, जो ऑलरेडी प्रैक्टिस इनकी चल रही है, उसमें उसी के अंदर मैंने आपको ये से बताया कि प्राइम मिनिस्टर साहब का हुक्म है कि ऑटो मीटरिंग लाई जाए, गवर्नेंस अपना बेहतर की जाए, और जो मीटर लगाने की जो टाइम लाइन्स हैं, उसके अलावा जो लाइन लॉसेस के हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें जो कंट्रोल के लिए, और बल्कि एक बड़ा अहम पॉइंट मेरे जहन से निकल गया था कि जो भी आपने थर्मल के हवाले से जो लोगों की जो जेब है ये अब इजाज़त नहीं दे रही, तो ऑल्टरनेटिव जो एनर्जी है उसके ऊपर बड़ा फोकस किया गया है। उसमें अभी बोर्ड ने अपनी परसों की मीटिंग में बड़ा एक रेवोल्यूशनरी एक रेजोल्यूशन पास किया है, और बोर्ड ने उसका ऑर्डर किया है कि जो सोलर एनर्जी के हवाले से हम ऐसी इलाकों में, हमारे जहाँ पर फार्मर्स हैं, हमारे देहाती इलाके हैं जहाँ ट्रांसमिशन लाइंस दूर हैं,
या जहाँ पर हमारे एक फार्मर को प्रॉपर अनइंटरप्टेड बिजली की सप्लाई मुहैया नहीं है, वहाँ प्राइवेट कंपनीज आएंगी और वो सोलर पैनल्स लगाएंगी। ठीक है। और उसके अंदर एक इन्वेस्टमेंट जो है गवर्नमेंट जो है उसको बड़ी इनिशिएट किया गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट उसको अप्रिशिएट कर रही है कि प्राइवेट इन्वेस्टर आएँ और सोलर के प्लांट लगें, ताकि एक जो सन है, जो अल्लाह ताला ने हमें एक 9 महीने हमारी धूप बड़ी तेज़ होती है, उसका एक भरपूर फ़ायदा उठाया जाए। क्योंकि अल्टीमेटली ये जो IPPs हैं और या जो हमारे थर्मल के जो हमारे अपना जो प्रोजेक्ट्स हैं, इनके साथ आहिस्ता आहिस्ता हमारे अब मुआहदे एक्सपायर हो रहे हैं। ठीक है। तो अल्टीमेटली वो जो रिप्लेसमेंट है वो बहुत सस्ती एनर्जी से रिप्लेसमेंट होनी है। तो रिप्लेसमेंट या तो हाइडल से होती है या फिर सोलर है। तो एक तो ये है। चलिए जी, आई विश ऐसा हो सके। मुझे आपसे लास्ट क्वेश्चन ये करना है, बाज़गत ये हम सुन रहे हैं कि अब मौसम गर्मा में लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा होगी, आवाम को इसके लिए भी तैयार रहना है, और बिजली के यूनिट जो हैं इनमें भी डबल ट्रिपल इजाफा हो जाएगा। आवाम के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है इस चीज़ को लेकर? आवाम बहुत परेशान है। देखिए, इसमें मैं अभी एक और अहम जो हमने इक़दाम किया है वो ये है कि जहाँ पे अभी जैसे आपने बताया कि लोगों को शिकायत हैं, लोगों को मसाइल हैं, लोगों को 2 तरह के मसाइल, एक तो टैरिफ की ज़्यादती है और दूसरा जो है गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं कि जहाँ पर लोगों को इशू ये है कि जनाब मीटर रीडर का मसला है, लाइन मैन का मसला है, मीटर लगने का मसला है, बाद में रीडिंग ओवर बिलिंग के इश्यूज़ हैं। उसके लिए भी हमने ये किया है कि हमने तकरीबन लेस्को के अंदर कोई 18-20 ऐसे हमारे एरियाज़ हैं कि जिनको हम आउटसोर्सिंग और जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हम मॉडल में जा रहे हैं। ठीक है। उसमें हम प्राइवेट कंपनीज़ को इनवाइट कर रहे हैं। उसके लिए भी बोर्ड ने रिजॉल्व कर दिया है कि प्राइवेट कंपनीज आएंगी और लेस्को के स्टाफ के साथ मिलकर इस अंदाज के अंदर कि लेस्को के ऊपर कोई ओवर फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं पड़ेगा, वो मिलकर काम करेंगे और लोगों की ये जो शिकायत हैं जिसमें मीटर लगने से लेके बाद में रीडिंग्स के मसाइल तक और बिजली की सप्लाई के मसाइल तक, ये सारे इन मसाइल को इंशाल्लाह ताला हल किया जाएगा। होपफुली नेशनल लेवल पे इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर जिस अंदाज के अंदर मेहनत हो रही है, अब इंटरनेशनल रिस्पांस भी आना शुरू हो गया है। आपने देखा कि अब लोगों ने मुख्तलिफ ममालिक ने पाकिस्तान को में महसूस किया है कि यहाँ पर एक सिंसियर गवर्नमेंट है, यहाँ पर संजीदा लोग मौजूद हैं, ये काम करने वाले लोग हैं। और जिस तरह लोगों ने अब यानी मुख्तलिफ ममालिक में भी जनेवा के अंदर जिस तरह वज़ीर आज़म साहब को रिस्पांस दिया गया है, मैं समझता हूँ बड़ा होपफुल है इंशाल्लाह। और ये मिलजुल कर हमने इस मॉडल को अपनाते हुए पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामजन करना है और अल्टीमेटली उसका नतीजा ये होगा कि इस टैरिफ को हमने नीचे लेके आना है और जो गर्मियों के दिनों में हमने बिजली की जो सप्लाई है उसको अनइंटरप्टेड, एक तो होता है कि आप बिजली महंगी मुहैया करना, एक होता है कि अनइंटरप्टेड मुहैया कर देना। तो अनइंटरप्टेड जो बिजली मुहैया करने के हवाले से हम इंशाल्लाह ताला ये लेस्को आपको गारंटी देगा। इंशाल्लाह जी, हम दुआ गो भी हैं कि आवाम के लिए आसानी रहे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी मुश्किलात हैं। तो हम दुआ गो हैं कि ये हालात आने वाले जो हैं आवाम की फेवर में हो। थैंक यू सो मच सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया एंड गुड लक, क्योंकि ऑलरेडी हमारे सामने बहुत चैलेंजेस हैं और फिर मौसम गर्मा में आपको मजीद भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो इसके लिए आवाम जो है वो रिक्वेस्ट भी यही कर रहे हैं कि उनके मसाइल में जितनी कमी मुमकिन हो सकती है वो की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। इसी के साथ ही हमें इजाजत दीजिए, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।